92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आशियाना। ड्राइंग रूम हल्की हल्की नारंगी पीली रोशनी से नहाया हुआ था। धीमी आवाज में संगीत बज रहा था, लेमन ग्रास की खुशबू महक रही थी और रिश्तेदारों की हंसी ठहाकों की आवाज गूंज रही थी। पार्टी की सारी तैयारियां हमारी नई नवेली बहू दीप्ति ने की थी। पहली मुलाकात में ही दीप्ति ने लोगों के दिल जीत लिए थे। यहां तक कि हर बात में मीन मेख निकालने वाली राधा चाची भी 2-3 बार कमरे की सजावट और खाने की तारीफ कर चुकी थी। बात बात में अपनी बहू की नजीर देने वाली अर्पिता बुआ भी दीप्ति को नकार नहीं पा रही थी। और हम उम्र रिश्तेदारों के लिए तो दीप्ति किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं थी। रिश्तेदारों के चेहरे पे तारीफ और जलन के भाव देख के मेरी पत्नी गायत्री का सर गर्व से ऊंचा हो रहा था। आखिर हमारे बेटे राजीव के लिए दीप्ति को ढूंढ के लाने वाली वही तो थी। और फिर शादी कोर्ट में करवाकर रिश्तेदारों को पार्टी देने का आइडिया भी उसी का था। अल्टीमेटली शादी को कोर्ट में तो रजिस्टर करवाना ही था। हमने सोचा अब शादी कोर्ट में करवा लेते हैं। रिश्तेदारों से यह कहते हुए लीक से हट के कुछ करने का संतोष गायत्री के चेहरे पे झलक रहा था। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है गायत्री। अपनी खास सहेली प्रतिभा के मुंह से अपनी तारीफ सुन के गायत्री बड़ी अदा से मुस्कुराई। संभल के दीप्ति बेटा, तुम्हारी सास परफेक्शनिस्ट है। उनका दिल जीतने के लिए तुमको बहुत मेहनत करनी होगी, एक और सहेली बोली। और नहीं तो क्या, गायत्री की जिद नहीं होती तो विभाकर भाई साहब कहां अपनी दुकान शुकान छोड़ के आईएएस बनने के लिए मेहनत करते। बहुत लकी हो तुम जो ऐसी सास मिली है, तीसरी ने कहा। ये तारीफें नई नहीं थी गायत्री के लिए, लेकिन नई नई बहू के सामने इन तारीफों के मायने कुछ और ही थे। वो अलग बात है कि दीप्ति शादी के दिन से ही गायत्री के प्रभाव में आ चुकी थी। मां, इतनी सुंदर साड़ियां आप कहां से लाते हो? आपने गिफ्ट्स की जो पैकिंग करवाई है ना, दैट्स अमेजिंग। काश मैं 1% भी आपके जैसा खाना बना पाती। दीप्ति अपनी सास गायत्री की हर बात पे कुर्बान थी। सीधे सादे नैन नक्श वाली अपनी बहू पे गायत्री भी खूब प्यार लुटा रही थी। मैं दुआ कर रहा था कि गायत्री का ये प्यार यूं ही बना रहे, वरना नदी सी बहने वाली ये प्यारी सी लड़की कहीं मेरी तरह रुकी हुई झील में न बदल जाए। और जो हो, बहू तू अपने टक्कर की लाइए गायत्री। शैलजा दी ने पनीर टिक्का मुंह में डालते हुए कहा तो गायत्री नाप के मुस्कुरा दी। तारीफ दीप्ति की नहीं, गायत्री की ही हुई थी। लेकिन इस बात पे गायत्री जितना मुस्कुराई, उसमें पता नहीं क्यों मुझे आने वाले तूफान की झलक दिखाई दे रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आशियाना। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने व्यक्तित्व और अपने फैसलों की वजह से गायत्री का अपने परिवार और दोस्तों में बहुत रौब है, लेकिन खुद उनके पति के मन में उनको लेके कोई टीस है। गायत्री के रवैये से विभाकर क्यों है परेशान, सुनते हैं आगे। पार्टी खत्म हो गई थी, मेहमान सब विदा हो गए थे। मैं बिस्तर पे लेटा गायत्री की राह देख रहा था। वो कपड़े बदलकर तौलिए से मुंह पोंछते हुए कमरे में आई और ड्रेसिंग टेबल के पास बैठ के चेहरे पे नाइट क्रीम लगाने लगी। उसके चेहरे पे समुद्र जैसी शांति छाई थी। उसके चेहरे के इन भावों से मैं अपरिचित नहीं था। ऐसे भाव अक्सर उसके चेहरे पे तब आते थे या तो वो किसी गहरी सोच में हो या किसी बात से बहुत नाराज। पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे गायत्री को गुस्सा आए, सिवाय इसके कि आशा दी देर तक गायत्री की नई बहू दीप्ति के साथ हंस हंस के बात करती रही थी। आशा दी यानी मेरी बड़ी बहन गायत्री को खास तौर से नापसंद थी, क्योंकि पूरे खानदान में अब तक सिर्फ वही थी जो इतने सालों बाद भी गायत्री के आभा मंडल से प्रभावित नहीं हुई थी।
तुम्हारा ये अंग्रेजी रहन सहन भाई मुझे तो नहीं सुहाता, वो कहती थी। तेरी हाई फाई बीवी तो मीठा खाएगी नहीं, ले तू ही खा ले खीर, वो कहती थी। बुरा मत मानना गायत्री, लेकिन घर थोड़ा अस्त व्यस्त ही अच्छा लगता है। हर चीज जगह पे तो सिर्फ होटलों में होती है, वो कहती थी। हर बार जब आशा दी घर आती तो गायत्री का ब्लड प्रेशर बढ़ा के ही जाती। गायत्री उनसे कुछ कहती नहीं थी क्योंकि अनपढ़ों की तरह लड़ना झगड़ना उसको शोभा नहीं देता था। हालांकि उसके कई दिनों बाद तक मुझको मेरे परिवार वालों की बेशऊरी के इल्जाम सुनने और सहने पड़ते थे, और आज गायत्री का चेहरा बता रहा था कि यह सब अगले कुछ दिनों तक फिर दोहराया जाना है। चलो सब अच्छे से निपट गया, मैंने उसके गुस्से की थाह लेने के लिए कहा। लेकिन गायत्री चुपचाप अपने चेहरे पे नाइट क्रीम मलती रही और फिर उसी तरह चुपचाप बिस्तर पे आके लेट गई। मैंने उसे ज्यादा छेड़ा नहीं क्योंकि पूछने पे तो वो बताती नहीं, लेकिन ना पूछने पे थोड़ी देर में वो खुद ही बोल पड़ी। दीप्ति हनीमून पे केरल के बजाय गांव घूमने जाने के लिए कह रही है। कोई हनीमून पे गांव जाता है क्या? तो क्या हुआ, वो जाना चाहते हैं, उनको जाने दो ना, मैंने कहा। इस घर में शायद पहली बार गायत्री के फैसले पे किसी ने असहमति जताई थी और न जाने क्यों मुझे सुन के बहुत अच्छा सा लग रहा था। नो वे, जरूर आशी दी ने दीप्ति को पट्टी पढ़ाई होगी। आप देखना, उन लोगों से ज्यादा घुले मिलेगी ना तो दीप्ति भी उन्हीं की जैसी हो जाएगी। याद नहीं आप कैसे थे पहले? गायत्री की इस बात ने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आशियाना। इस कहानी में अब तक आपने सुना गायत्री और आईएएस अधिकारी विभाकर पति पत्नी हैं। गायत्री एक प्रभावशाली महिला है जिनकी सब तारीफ करते हैं, लेकिन उनके पति विभाकर उनके सामने कुछ दबे दबे से रहते हैं। हाल ही में गायत्री की नई बहू दीप्ति भी घर आई हैं और विभाकर को डर है कि उनकी नई बहू के साथ गायत्री की बनेगी या नहीं। सुनते हैं आगे। गायत्री के साथ शादी के बाद पिछले 35 सालों से मैं रोज खुद को उसके हिसाब से बदलता जा रहा हूं, फिर भी उसको कोई न कोई शिकायत मुझसे रह ही जाती है। वो शाम फिर मेरी आंखों के आगे आ गई जिस दिन गायत्री ने हमारी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू किया। देखिए, आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, दुकान कल से मैं संभाल लूंगी। 35 साल पहले जब सिर्फ एक हफ्ते पुरानी दुल्हन यानी गायत्री ने मुझसे ये कहा तो घर में भूचाल आ गया। हमारे घर में औरतों के नौकरी करने की परंपरा नहीं थी, फिर दुकान पे बैठना। अम्मा ने खाना पीना छोड़ देने की धमकी दे दी। देखिए जी, एक बार आप आईएएस बन जाएंगे तो अम्मा जी का गुस्सा हवा हो जाएगा, तब तक उनका गुस्सा मैं झेल लूंगी। गायत्री ने कहा तो मैं उसका चेहरा देखता रह गया। लगा कि कई जन्मों के पुण्य का फल मिला है मुझे उसके रूप में। पिताजी की बीमारी और 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी की वजह से बीए पूरा होने से पहले ही मुझे दुकान पे बैठना पड़ा था, लेकिन फिर गायत्री ने यह जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। बहुत मुश्किल दिन थे वो। मैं तो कई बार हिम्मत हार भी जाता था, लेकिन गायत्री थी कि उसका भरोसा कम ही नहीं होता। मैं कह रही हूं ना, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरे अटेम्प्ट में गायत्री की जबान सच हो ही गई। ये सब गायत्री की मेहनत का नतीजा है। अपने सिलेक्शन से ज्यादा मैं खुश इस बात से था कि गायत्री का भरोसा जीत गया है। आस पड़ोस में भी सब उसका गुणगान कर रहे थे। पति की तरक्की के लिए खुद को झोंक देने वाली ऐसी पत्नी तो नसीब वालों को ही मिलती हैं। मैंने गायत्री का चेहरा देखा। एक अजीब सी चमक थी उसमें, गर्व और अभिमान की मिली जुली चमक। ये वो खुशी नहीं थी जो एक पत्नी को अपने जीवन साथी की तरक्की से होती है। ये वो राहत भी नहीं थी जो मुश्किल सफर तय करके मंजिल तक पहुंचने पे मिलती है। ये खास होने का नशा था। ये सबसे अलग दिखने की चमक थी। अभी पहली तनख्वाह भी नहीं आई थी कि हमारे घर के तौर तरीके बदले जाने लगे। गायत्री सारे घर वालों को डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हुए देखना चाहती थी।
पर अम्मा को बच्चों को अपने सामने चौके पे बिठा के खिलाने में ही आनंद आता था। अम्मा के लिए बिना नहाए धोए चौके में घुसना भी पाप था, पर गायत्री को लगने लगा था कि बड़े लोग सुबह की पहली चाय बिस्तर पे ही पीते हैं। अम्मा के हिसाब से शाम का वक्त घर लौटने और परिवार के साथ गपशप करने का होता है, लेकिन गायत्री को अब शाम को मेरे साथ घूमने जाने और फिर बाहर डिनर करने में मजा आने लगा था। लेकिन माँ के घर को अपने हिसाब से चलाना गायत्री के लिए मुश्किल हो रहा था। मैं तुम्हारे घर का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रही हूं और तुम्हारे घर वाले ना खुद आगे बढ़ेंगे ना हमको बढ़ने देंगे। तुमको जब गवर्नमेंट घर दे रही तो फिर वहां जाने में क्या हर्ज है, गायत्री ने कहा। उस दिन शायद आखिरी बार मेरी और उसकी लड़ाई हुई थी, क्योंकि घर की शांति के लिए इसके बाद मैंने हमेशा के लिए मौन साध लिया। गायत्री की बात शायद अम्मा ने सुन ली थी, क्योंकि अगले ही दिन उन्होंने मुझको बुला के कहा था, विभू बेटा, हम पुराने जमाने के लोग ठहरे, रातों रात तो बदल नहीं सकते। हमारे वजह से बहू अपने मन की जिंदगी ना जी सके, ये भी ठीक नहीं है। अगर तू अपने सरकारी घर में जाना चाहता है तो मेरी रजामंदी है। कोई नाराजगी नहीं थी अम्मा की आवाज में, बस एक किस्म की करुणा थी। उसके बाद कई शहर बदले, कई मकान बदले और अब एक बड़ी सी कोठी भी बना ली है, लेकिन मेरा घर हमेशा के लिए छिन गया। गायत्री खास थी और खास बने रहने के लिए वो जितनी मेहनत करती थी, मैं उसका गवाह भी हूं और भुक्तभोगी भी। मुझे ये मानने में कोई एतराज नहीं कि गायत्री की वजह से मैं साधारण लोअर मिडिल क्लास से शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में पहुंच गया था। हालांकि मुझे लोअर मिडिल क्लास बने रहने में कोई एतराज नहीं था। मुझे आज भी टीकोजी से सजी केतली से निकालकर कप प्लेट में परोसी गई चाय के बजाय सड़क के किनारे कुल्हड़ में मिलने वाली चाय पसंद थी। छुरी कांटे से कुतर कुतर के खाने के बजाय 5 उंगलियां सान के खाने में मजा आता था। जीन्स टी शर्ट के बजाय मुझे आज भी सीधे साधे कुर्ते पैजामे में आराम मिलता था, लेकिन गायत्री को उसका पति और बेटा हमेशा सजा धजा तैयार चाहिए। विभाकर, प्लीज ये हवाई चप्पल पहन के तो मत घुमा करो बाहर। गायत्री की हर चीज में अभिजात्य की झलक है। उसके बात करने का ढंग, पहनावा, घर की सजावट, अनुशासन, मुझे और हमारे बेटे को इसकी आदत हो गई थी। मुझे कई बार घुटन जरूर महसूस होती थी, लेकिन यथास्थिति में बहुत बदलाव की गुंजाइश न देखकर मैं चुप ही रह जाता था। लेकिन दीप्ति के इस घर में बहू बन के आने के बाद मुझे लग रहा था जैसे इस घर में एक ताजी बयार दाखिल हो गई हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आशियाना। इस कहानी में अब तक आपने सुना गायत्री और आईएएस अधिकारी विभाकर पति पत्नी हैं। गायत्री अपने हिसाब से घर को चलाती है और उनका दिल न दुखे इसलिए विभाकर विरोध नहीं करते। क्या बहू दीप्ति के आने से विभाकर की जिंदगी बदलेगी? सुनते हैं आगे। मॉम, ब्रेकफास्ट लॉन में ही लगा दूं? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए दीप्ति की आवाज कान में पड़ी तो लगा जैसे दिल की मुराद पूरी हो गई हो। रसोई से आ रही आलू के पराठों की खुशबू मैं पहले ही सूंघ चुका था। सुबह के खाने में ब्रेड बटर, दलिया या ओट्स, नाश्ते में इसके अलावा आज सालों बाद कुछ बना था। हाँ हाँ बेटा, लॉन में ही लगा दो। कुनकुनी धूप में बैठ के पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। गायत्री के कुछ कहने के पहले ही मैं बोल पड़ा, यहां इतनी धूल है, पता नहीं कितने जर्म्स हैं, बाहर बैठ के खाने का कोई तुक होता है क्या? उसने मेरे उत्साह के गुब्बारे में फिर से एक पिन चुभो दी। नाश्ता करते हुए भी मैं चुप ही रहा। दीप्ति ने मेरी प्लेट में दूसरा पराठा डालने की कोशिश की तो गायत्री ने उसे रोक दिया। एक पराठा काफी है बेटा, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वो बोली। आलू के पराठे की खुशबू अचानक कहीं गुम हो गई। फिर लगा कि गायत्री की ये रोक टोक है तो मेरे ही भले के लिए,
लेकिन तभी गायत्री की नजर बचा के दीप्ति ने जल्दी से एक और पराठा मेरी प्लेट में डाल दिया। उसकी इस हरकत से मैं मुस्कुरा दिया। खाने से पेट तो हमेशा भर जाता था, लेकिन आज पहली बार मन भी भर गया था। डैडी जी, मैं सोच रही थी कि आंगन में एक बास्केटबॉल कोर्ट बनवा ले। एक दिन अचानक दीप्ति ने मुझसे पूछा, तुम भी बास्केटबॉल खेलती हो? आप भी खेलते हैं? वो उत्साह से बोली। खेलता था एक दिनों, मैंने ऐसे कहा जैसे पिछले जन्म की कोई बात हो। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कितनी चीजें हैं, कितने शौक हैं जो मैं इतने बरसों में पीछे छोड़ता चला आया था, इसलिए क्योंकि गायत्री को पसंद नहीं था। बास्केटबॉल खेलने से उसने मना किया था क्योंकि उसके कजिन की कमर में बास्केटबॉल खेलते हुए मोच आ गई थी। मेरे दोस्तों से उसे परहेज था क्योंकि वो मेरे बचपन के साथी होते हुए भी मेरी तरह अफसर नहीं बन पाए थे। सुबह सुबह गीली घास पे नंगे पैर टहलना, दोस्तों के साथ बिना किसी प्लान के घूमने निकल जाना, छोटी छोटी बातों पे ठहाके मारना। गायत्री आपत्ति करती गई और मैं छोड़ता चला गया। गायत्री से पूछ लिया बास्केटबॉल कोर्ट का। मैंने अपनी भावनाओं पे काबू किया। आप हां कह दे तो मॉम थोड़े मना कर पाएंगी। दीप्ति मुस्कुराई। 30 सालों में पहली बार इस घर में किसी ने मुझसे कोई फैसला लेने से पहले पूछा था, मेरे अस्तित्व पे भरोसा किया था। मैं उसे मना नहीं कर पाया, लेकिन कहीं न कहीं मैं जानता था कि गायत्री इस बार भी मेरे फैसले का मान नहीं रखेगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आशियाना। इस कहानी में अब तक आपने सुना गायत्री और उनके आईएएस अधिकारी पति विभाकर, कहने को तो पति पत्नी हैं, लेकिन घर में चलती सिर्फ गायत्री की है। पहली बार विभाकर ने अपनी मर्जी से कोई फैसला किया है कि अपनी नई बहू दीप्ति के लिए बास्केटबॉल कोर्ट बनवाएंगे। क्या विभाकर का फैसला इन दोनों के रिश्तों को बदल पाएगा? सुनते हैं आगे। मैं दीप्ति से वादा कर चुका था कि लॉन में बास्केटबॉल कोर्ट लगाएंगे, लेकिन गायत्री को मनाना मुश्किल था। बास्केटबॉल कोर्ट की क्या जरूरत है? वो बोली। कुछ चीजें शौक के लिए भी होती हैं गायत्री, फिर बच्चों का मन है। मैं बोला, बच्चों का मन है या तुम्हारा? गायत्री थोड़ा व्यंग से बोली और न जाने क्यों मेरा खून खौल गया। क्यों मेरा मन नहीं हो सकता? 30 सालों तक तुम इस घर में अपने मिलिट्री रूल्स चला रही हो। जोर से हंस नहीं सकते, जो मर्जी हो खा नहीं सकते, क्या पहनना है, किससे मिलना है, सब तुम्हारी मर्जी से। और मुझे इस छोटी सी चीज के लिए भी तुमसे इजाजत लेनी होगी? तुम्हारा पति हूं मैं, गुलाम नहीं हूं। मेरी आवाज में पता नहीं कहां से इतनी कड़वाहट आ गई थी। आज तक गायत्री की किसी बात पे मैंने जवाब तक नहीं दिया था। मेरे ये तेवर देख के वो सन्न थी। उसे यूं ही सकते में छोड़ के मैं घर से निकल गया। दिन भर मैं बेमकसद बाहर भटकता रहा। मैं जानता था कि मेरी बातों से गायत्री बदलने वाली नहीं है, फिर भी दिल से गुबार निकल गया तो थोड़ी राहत मिल रही थी। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अब अपने मन को गायत्री के अनुशासन के पिंजरे में कैद नहीं होने दूंगा। आज मैंने जी भर के गोलगप्पे खाए। अपने बचपन के दोस्त गोलू की दुकान में बैठ के बकर बकर की। मां को फोन करके बताया कि अगले महीने मिलने आ रहा हूं। कॉलोनी के चौकीदार के कंधे पे हाथ रख के उससे देर तक गपी आया। मंदिर के पास घूमने वाले आवारा कुत्ते कालू को उबले अंडे का नाश्ता करवाया। वो सब किया जो इतने सालों से गायत्री मुझको करने से रोकती आई थी। और सच कहूं तो लग रहा था जैसे किसी उम्र कैद से रिहाई हो गई हो मेरी आज। दिन भर भटकने के बाद जब शाम को घर पहुंचा तो देखा लॉन में बास्केटबॉल का नेट पड़ा हुआ है और गायत्री दीप्ति और राजीव के साथ मिलके नेट लगाने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे पे ना हमेशा दिखने वाली सख्ती थी, ना ही खुद को सबसे विशेष समझने जैसा कोई भाव। मुझे देखते ही गायत्री मेरी ओर चली आई। मैं कुछ नहीं बोला।
वो भी थोड़ी देर चुप रही, फिर हिम्मत जुटा के बोली, आई एम रियली सॉरी विभाकर, मैं अपने घर को परफेक्ट बनाना चाहती थी, लेकिन इस कोशिश में शायद खुद ही मशीन बन गई। कभी देखा ही नहीं कि तुमको अपने ही घर में कितनी घुटन होती है, पर अब तुम्हारे साथ मिलकर इसको फिर से घर बनाना चाहती हूं। एक और मौका दोगे मुझे? उसका गला भर गया था। मैंने गौर से उसके चेहरे की ओर देखा। बरसों बाद मुझे अपनी पत्नी का चेहरा नजर आया। लगा जैसे आज मुझे मेरा घर वापस मिल गया हो। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।